हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं रसशास्त्र के चैप्टर अनुपान की, जिसमें से लास्ट ईयर से जो क्वेश्चन आया है हम वो भी देखेंगे। उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक पॉइंट हम कवर करेंगे। ये हमारा सिलेबस है, ठीक है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अनुपान से और उसकी डेफिनेशन से। तो अनुपान क्या होता है? अनु पश्चात पीयते इति अनुपानम, यानी अनु का मतलब है बाद में, पान मतलब पीना, यानी वो चीज़ जो भोजन के पश्चात या फिर औषध के पश्चात ली जाती है उसे अनुपान कहते हैं। अनुपान के गुण। अनुपान में कुछ विशिष्ट गुण होने चाहिए ताकि वह औषधि के साथ मिलकर काम कर सके, जैसे प्रवाहशीलता, फ्लूइडिटी, योगवाही होना चाहिए कि औषध के गुणों को बिना बदले उन्हें सक्रिय करने वाला, तर्पण करना चाहिए, दीपन पाचन करने वाला होना चाहिए, दोषों के विपरीत गुण वाला होना चाहिए। अनुपान के चयन के कारक, यानी सिलेक्शन हम कैसे करेंगे, ये 4 बिंदुओं पर हमें ध्यान देना पड़ता है: दोष, औषध, रोग, रोगी और आहार। ठीक है। दोष में बात करें तो आज मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, तो आवाज़ भी नहीं निकल पा रही है और कष्ट भी हो रहा है, तो मैनेज कीजिएगा। वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। वात दोष की व्याधि में अनुपान कैसा होना चाहिए? स्निग्ध होना चाहिए, ठीक है, स्निग्ध होना चाहिए और उष्ण होना चाहिए, जैसे तिल का तेल, गर्म पानी या मांस रस। क्योंकि हम जानते हैं मांस रस जो है वो गुरु होता है, ठीक है, वात को कम करता है। गर्म पानी लेंगे, तिल का तेल लेंगे, तेल तो वात का शमन करता ही है। पित्त दोष की बात करें तो ठंडा और मधुर लेना है, जैसे दूध, मिश्री का पानी या फिर घी। कफ दोष की बात करें तो रूखा यानी रूक्ष और उष्ण, जैसे शहद, गोमूत्र और सौंठ का पानी, ठीक है। औषध की बात करें तो औषध की प्रकृति के अनुसार अनुपान बदल जाता है। उदाहरण के लिए भस्मों के साथ अक्सर शहद या मलाई ली जाती है, जबकि चूर्ण के साथ गुनगुना पानी या छाछ। आप इसे याद रखेंगे कि जो भस्म होती हैं उनके साथ मोस्टली क्या लिया जाता है? शहद लिया जाता है, और चूर्ण के साथ गुनगुना पानी लिया जाता है या फिर छाछ यानी तक्र लिया जाता है। याद करेंगे आप इसे, क्योंकि आपके भस्मों में काम आने वाला है। जब आप चूर्ण पढ़ेंगे, वटियाँ पढ़ेंगे, ये काम आएगा आपके, तो आप इन्हें हमेशा याद रखेंगे। रस 2 में ये सब आपके काम आएगा। भस्म के साथ अक्सर शहद होता है और चूर्ण के साथ गुनगुना पानी या फिर तक्र हम लेते हैं। रोग और रोगी के अनुसार, रोग की बात करें अगर मोटापा है तो शहद के साथ, और कमज़ोरी है तो दूध या मांस रस के साथ, ठीक है। रोगी, बालक और वृद्ध के लिए दूध उत्तम है, जबकि मद्यपान करने वालों के लिए मद्य या पानी, ठीक है। आहार की बात करें तो भारी भोजन के बाद गर्म पानी। जब हम गुरु आहार करते हैं तो उसका पाचन करने के लिए हमें गर्म पानी की आवश्यकता है, ताकि वो अच्छे से पाचन हो जाए उसका। उपवास, अगर हम उपवास करते हैं या रूखे भोजन के बाद दूध या यवागु, क्योंकि आपने रूक्षता के लिए लिया है तो अब उसे स्निग्धता चाहिए, तो इसलिए दूध और यवागु लेंगे। दही के बाद मट्ठा या फिर पानी, ताकि वो डाइल्यूट हो जाए और श्रोतस को बंद ना करे, क्योंकि दही क्या होती है? श्रोतस को बंद करने वाली अभिसंधि होती है। अनुपान के उद्देश्य की बात करें तो अनुपान का प्रयोग केवल प्यास बुझाने के लिए नहीं, बल्कि इन उद्देश्य से किया जाता है: तृप्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, द्रवीकरण हो जाता है, दोष का शमन होता है और औषध का प्रसार। मोस्टली इम्पॉर्टेंट अनुपान हम इसके लिए पढ़ते हैं कि औषध जो है वो फैल जाती है सारे धातुओं में, ऊतकों में, यानी टिश्यूज़ में, इसलिए अनुपान ज़रूरी है। अनुपान का निषेध क्या होता है? ऊर्ध्व जत्रुगत रोग, गले के रोग, नाक, कान या सिर के रोगों में अनुपान नहीं देना चाहिए। श्वास और कास में भी नहीं देना चाहिए। स्वर भेद में नहीं देना चाहिए। अत्यधिक बोलने के बाद नहीं। प्रसेक, सलाइवेशन, मुंह से लार आने की स्थिति में भी नहीं।
अब इसकी विशेष बात क्या है, आयुर्वेद के अनुसार भोजन के बीच में पानी पीना अमृत के समान है, क्योंकि वो पाचन में सहायक होता है। भोजन के अंत में पीना विष के समान होता है, क्योंकि वो कफ को बढ़ाता है। क्योंकि आप भोजन के अंत में पिएंगे तो वो डाइजेशन को स्लो कर देता है, तो कफ को बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा। और भोजन के पहले पीने से शरीर को पतला करने वाला माना गया है। जब आप भोजन से पहले खाओगे तो आपका पेट फुल हो जाएगा मोस्टली, तो आप खाना कम खाओगे तो आपके शरीर में कृष्णता लाएगा। अब हम बात करते हैं अनुपान की, जो हमारे सिलेबस में 6 अनुपान और डिसीज़ के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले कैशोर गुगुलू की बात करते हैं। कैशोर का मतलब होता है जवान, तो ये क्या करता है, एंटी एजिंग है, एंटी इन्फ्लामेटरी है और डिटॉक्स करता है बॉडी को। देखो यहाँ पर इसके घटक द्रव्य मैंने लिखे हुए हैं, जैसे गुगुलू, अमृता, त्रिफला, त्रिकटु। अगर आप याद करना चाहते हैं तो करें, वैसे ये सवाल नहीं आता है, ठीक है। मात्रा नहीं, आपको बस ये याद करना है कि इसका अनुपान और व्याधि, क्योंकि जो लास्ट 2 ईयर्स से जो मैं पैटर्न देखी हूँ उस हिसाब से तो बस इतना ही याद करना है। वासा आदिक्वात किस में चाहिए, नेत्र रोग में। वरुण को गुल्म हो गया था। और खदीर का हम जानते हैं कि कुष्ठ में यूज़ होता है। उष्ण जल, दूध और मंजिष्ठ आदिक्वात वात रक्त में और उदर रोग में यूज़ होता है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट याद करना, वासा आदिक्वात नेत्र के लिए है, ये इम्पॉर्टेंट है। वरुण आदिक्वात गुल्म के लिए यूज़ होता है, ये MCQ में आ सकता है। खदीर आदिक्वात कुष्ठ के लिए, ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये तो क्वेश्चन मुश्किल है आना, ठीक है। उष्ण जल, दूध और मंजिष्ठ आदिक्वात के साथ कैशोर गुगुल वात रक्त का शमन करता है, एंड इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि वात रक्त को शमन करता है और उदर रोग में यूज़ होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है लास्ट ईयर भी, PYQs में आया है और 2021 बैच में आया था, ठीक है। अब हम इसकी तो कोई ट्रिक ऐसे नहीं है, बस ऐसे आप याद रख सकते हो कि वासा को गुल्म, वरुण को गुल्म हुआ था, वासा को नेत्र रोग हुआ था, खदीर तो कुष्ठ है ही, खदीर कुष्ठ घना नाम है। उष्ण जल, दूध, मंजिष्ठ आदिक्वात वात रक्त में, इसे रटो, कैसे भी रटो कि उष्ण जल, दूध और मंजिष्ठ आदिक्वात वात रक्त में यूज़ होता है। क्वेश्चन आया था ये 2021 बैच का जो क्वेश्चन पेपर था, कैशोर गुगुल किस में यूज़ होता है, तो उसका आंसर था वात रक्त, ठीक है। इसके बाद याद करते हैं योगराज गुगुल की, तो इसकी जो ट्रिक है वो ये है, और फिर ये इसके रोग हैं कि कौन कौन से रोग में कौन कौन से के साथ इसका अनुपान होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ट्रिक देखो, रस को आग दागो, ये 5 अलग हैं। ये एक लाइन मेरी ख़त्म हो गई कि रस को आग दागो, नीम गया पीलीभीत पटना, फल पुनः लेने। समझ आया? देखो ट्रिक अगर आपके याद हो गई है ना, तो आपका जो ये है ये सब याद हो जाएगा, ठीक है। इट्स वेरी इजी। बस आप क्या, योगराज गुगुल में आपको योग से आप आग याद रख सकते हो ना, तो बस ये याद रखो, रस को आग दागो, रस को आग दागो, किसको आग दागनी है, रस को, नीम गया पीलीभीत पटना, फल पुनः लेने। आप देखो, रस से आ जाएगा रासना आदिक्वात, को से आ जाएगा का कोल्य, को से आ जाएगा का कोल्य आदिक्वात, आग से आ जाएगा आरगवध, ठीक है, दा से आ जाएगा दारवी, गो से आ जाएगा गोमूत्र। इजी था कि रस को आग दागो, रासना आदिक्वात, काकुल्य आदिक्वात, आग से आरगवध, दारवी और गोमूत्र, ठीक है। नीम गया तो नीम, त्वक्वात, गया से गिलोय, गया और गिलोय समझ आ रहा है ना, या और गया, ठीक है। पीलीभीत से पिपली, पटना से पाटला, फल से त्रिफलाक्वात, पुनः से पुनर्नवा। मुझे लगता है ये याद करना इजी है। एक बार और मैं आपको बता रही हूँ, रस को आग दागो, ये 5 अलग याद हो गए। फिर ये दूसरी ट्रिक है कि नीम गया पीलीभीत पटना, फल पुनः लेने, ठीक। अब बात करते हैं इसके रोग क्या है, वातज, पित्तज, कफज, ठीक है। इन दोनों का पेयर बना के पीपी कर दो, प्रमेय पांडु, इन दोनों का पेयर, भाई 3 तो ये हो गए ना, वात, पित्त और कफ, यही सीक्वेंस हम लेके चलते हैं हमेशा, पहले वात फिर पित्त फिर कफ, इन दोनों का पीपी कर दो तो प्रमेय और पांडु आ जाएगा समझ में। नीम तो कुष्ठ में यूज़ करते हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है।
गिलोय वात रक्त को यूज़ करते हैं, ये बात याद रखेंगे। देखो ये दोनों गुग्गुलू हैं, ये बात मैं आपको बहुत पहले वीडियो में बता भी चुकी हूँ कि गुग्गुलू जहाँ भी आए वो वात रक्त में यूज़ होता ही होता है, तो गिलोय वात रक्त में यूज़ होगा। पिप्पली में डबल पे आ रहा है तो इसमें डबल शाह आ जाएगा। डबल शाह मतलब शूल और शोथ है। डबल शाह मतलब क्या है? शोथ और शूल है। पिप्पली में क्या आ रहा है? डबल पा आ रहा है ना, एक आधा और एक पूरा, तो यानी डबल शाह आएगा, शूल और शोथ। पाटला मूषक विष में यूज़ होता है, ये आप अगध में पढ़ेंगे, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन जब आप अगध के वो योग याद करेंगे उसमें आपको ये याद हो जाएगा, तो आप इसकी टेंशन बिल्कुल ना लें। त्रिफला मैं आपको वो योग भी सारी ट्रिक के साथ याद कराऊंगी, ठीक है, बिल्कुल आप फिक्र ना करें। त्रिफला नेत्र रोग में यूज़ होता है, ये हम भी आंवला की वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। पुनर्नवा उदर रोग में यूज़ होता है। ऊ से याद किया था मैंने, पुनर्नवा तो ऊ, तो उदर रोग, ठीक है, पू ऊ उदर रोग, ठीक है। मुझे लगता है अब आपको ये याद हो गया होगा। रस को आग दागो, नीम गया पीलीभीत पटना, फल पुनः लेने, वातज पित्तज का फर्ज, फिर जो 2 बचे वो पीपी है, प्रमेय और पांडु, नीम तो कुष्ठ होता ही है, गिलोय का याद करना है, वात रक्त। पिपली में डबल पा आ रहा है तो शूल और शोथ हो जाएगा। पाटला मूषक विष है जो अगध में पढ़ेंगे। त्रिफला नेत्र रोग है और पुनर्नवा उदर रोग है, ठीक है। अगर आपको समझना है तो एक बार फिर देख लीजिएगा, फिर समझ आ जाएगा, ठीक है। अब आता है नारायण चूर्ण। देखो घटक द्रव्य मैंने इसके लिखे हैं। त्रिफला SPM बोले तो सौंठ, पिपली और मरीच होता है, 5 लवण और 2 छाल, ठीक है। तो ये सारे इसके घटक द्रव्य, मात्रा इतनी है, विरेचन के लिए ये है। चलिए अब हम देखते हैं इसकी ट्रिक क्या है। बड़ा गेट पर दाग है, ठीक है, BADA बड़ा, GAT गेट पर दाग है, ठीक है। एक कोई बड़ा गेट है किसी के घर का, तो उस पर दाग है, ठीक है। ब से आ जाएगा बेर जल, द से आ जाएगा दधि मस्तु, जी से आ जाएगा गर्म जल, ए से आ जाएगा अम्ल वेतस, टी से आ जाएगा तक्र, पी आर से आ जाएगा प्रसन्ना, डी ए से आ जाएगा दाड़िम, जी से आ जाएगा घृत। बड़े गेट पर दाग है, नारायण चूर्ण के बड़े गेट पर दाग है, तो बी से आ जाएगा बेर जल, डी से आ जाएगा दधि मस्तु, जी से आ जाएगा गर्म जल, ए से आ जाएगा अम्ल वेतस, टी से आ जाएगा तक्र, पी आर से आ जाएगा प्रसन्ना, डी ए से आ जाएगा दाड़िम, जी से आ जाएगा घृत। अब इसे याद कैसे करोगे? बैग 10 गज का है, ठीक है, बैग 10 गज का है, तो BA यानी बेर से आ जाएगा जी मतलब गुल्म, ठीक है, BA से आ जाएगा बेर, और BA तो बड़ा वाला BA है, और जी से आ जाएगा गुल्म, हो गया याद। डी दधि मस्तु, और AS मतलब अतिशाप, AS मतलब A से अति, S से शाप, अतिशाप। इसके बाद जी से आता है गर्म जल, जो कि अजीर्ण में यूज़ होता है, गज, जी से आ जाएगा गर्म जल, और ए से आ जाएगा अजीर्ण। वैसे तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गर्म जल मोस्टली अजीर्ण में ही लिया जाता है। अम्ल वेतस परिकीर्तिता, देखो ए से अम्ल वेतस है और ए से एनल फिशर है, तो एनल फिशर को हिंदी में परिकीर्तिता कहते हैं। ए से अम्ल वेतस है, ए से एनल फिशर है, और एनल फिशर को परिकीर्तिता कहते हैं, परिकर्तिका कहते हैं, ठीक है। तक्र उदर रोग में यूज़ होता है, ये याद कर लीजिए क्योंकि ये तो होता ही है। प्रसन्ना वात रोग में यूज़ होता है। दाड़िम अर्श रोग में यूज़ होता है, इसे भी आप याद करेंगे द्रव्य गुण में, तो यहाँ भी आप इसे याद कर लीजिए। घृत स्थावर और जांगम विष में यूज़ होता है। देखो घृत विष में यूज़ किया जाता है, क्यों? एक चीज़ आप समझो, घृत इज़ सिमिलर टू ओज एंड ओज इज़ अपोजिट टू विष, तो घृत भी क्या होगा? विष के अपोजिट हो जाएगा, तो घृत यूज़ होता है विष में, स्थावर विष में और जांगम विष में। अब एक बार आप फिर से इसे देख लो, फिर हम रस सिंदूर पर आगे जाएंगे। तो बड़े गेट पर BADA बड़ा गेट जिस पर दाग है, ठीक है, तो बड़े गेट पर दाग है। ट्रिक क्या है? बड़े गेट पर दाग है, B से आ जाएगा बेर जल, D से आ जाएगा दधि मस्तु, G से आ जाएगा गर्म जल, A से आ जाएगा अम्ल वेतस, T से आ जाएगा तक्र, PR से आ जाएगा प्रसन्ना, DA से आ जाएगा दाड़िम, G से आ जाएगा घृत। तो बड़े गेट पर दाग है और बैग 10 गज का है,
ठीक है, यानी दोनों चीज़ें ही बड़ी हैं। बड़े गेट पर धाग है और बैग भी 10 गज का बड़ा है। तो बी ए से आ जाएगा आपका बेर और जी से आ जाएगा आपका गुल्म, डी से आ जाएगा ददी मस्तू और ए एस से आ जाएगा अतिशाप। गर्म जल तो अजीर्ण में यूज़ होता है, तो जी ए जे अजीर्ण। अम्लवेतस, ए से अम्लवेतस, ए से एनल फिशर जो कि परिकर्तिका बोला जाता है। तक्र उदर रोग में यूज़ होता ही है। प्रसन्ना वात रोग में यूज़ होता है, इसे याद कर लेंगे। दाड़िम अर्श में यूज़ होता है और घृत विष में। एक बात मैं यहाँ आपको बताती चलूँ, ये नोट्स बुक टू बुक, मतलब मेरे जो नोट्स हैं वो दूसरी बुक से हैं और आप शायद दूसरी बुक से पढ़ते हो तो वो चीज़ें अलग हो सकती हैं, लेकिन आप ये चीज़ याद रखें कि जो कंटेंट है, जो बुक्स हैं वो सब सही हैं। ऐसा नहीं है कि आपके बुक में अगर बेर जल का गुल्म के अलावा कुछ और दे रखा है तो मेरा गलत हो गया है या आपका गलत हो गया है, नहीं, दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि आपके बुक में तो अलग दे रखा है, मैंने अलग बताया है। आप ये लिख के आएंगे ना, दैट ऑल्सो करेक्ट, कोई काटेगा नहीं। ठीक है, विश्वास करें। रस सिंदूर, रस सिंदूर की ट्रिक है पटक, चटक, ससक, जटस। ठीक है, मेरे साथ बोलोगे तो याद हो पाएगा। ठीक है, थोड़ा अलग है, पटक, चटक, ससक, जटस। ठीक है, तो अब पी से आ जाएगा पिपली चूर्ण प्लस मधु, टी के से आ जाएगा त्रिकटु चूर्ण, सी टी के से यानी चित्रक चूर्ण, एस एस के शुद्ध शिलाज, सीता और कर्पूर। शिलाज, सीता और कर्पूर, एक एस से शिलाज, एक एस से सीता और एक से कर्पूर। ठीक है, जे टी एस, जे से आ जाएगा जात यानी चतुर्जात, टी से आ जाएगा त्रिफला और एस से आ जाएगा शालमली पुष्प चूर्ण। देखो, इन्हें याद करने के लिए ना आपको इन्हें बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्रिक फिर मिक्स हो जाती है कि किसमें क्या था। टी से तक्र था या टी से त्रिफला था, एस से शुंठी था या एस से शिला जतु था, ये सब मिक्स हो जाएगा। तो आप इसे रिवाइज कर लेंगे एक हफ्ते में, 3 दिन रिवाइज करेंगे तो आपका ये पक्का हो जाएगा एग्ज़ाम तक के लिए। ठीक है, ये बात आप मेरे कहने से कर लेंगे। एक वीक में एक तो आप उस दिन जिस दिन वीडियो देख रहे हो, फिर एक बार 2 दिन बाद, फिर उसके 3 दिन बाद। ठीक है, बस एक वीक में आपने रिवाइज कर लिया है ना 2 बार, फिर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, एक तो वो जो जिस दिन आप देख रहे हो, फिर उसके 2 दिन बाद, फिर उसके 3 दिन बाद रिवाइज कर लेना। ठीक, पटक, चटक, ससक, जटस। पी से आ जाएगा पिपली चूर्ण, टी के यानी त्रिकटु, सी टी के यानी चित्रक चूर्ण, एस एस के एक से आ जाएगा शिलाज, सीता और कर्पूर, जे से आ जाएगा जात यानी चतुर्जात, टी से आ जाएगा त्रिफला, एस से आ जाएगा शालमली पुष्प चूर्ण। ये तो बहुत ईजी है, सभी प्रकार के वात रोग, पित्त रोग और कफ रोग, व्रण और दुष्टिकर। दुष्टिकर मतलब इसे ऐसे याद रखोगे, जटस दुष्ट है। ठीक है, कौन है? दुष्ट है, तो दुष्टिकर। वातज पित्तज कफज, व्रण और दुष्टिकर। कांकायनवटी में इसकी ट्रिक क्या है? मैडम जी DMU। ठीक है, आप मैम से कुछ बात करने गए थे तो उसमें आप कह रहे हैं मैम से कि मैडम जी मैंने आपको DM किया था, DMU, DM मीन्स मैसेज किया था आपको, मैडम। ठीक है, मैडम जी DMU, एम से आ जाएगा मध्य दम, मैडम, डी से आ जाएगा गोदुग्ध, जी से आ जाएगा गोघृत, याद हो जाएगा, मध्य गोदुग्ध और गोघृत, डी से आ जाएगा दुग्ध, जी से आ जाएगा घृत, DM से आ जाएगा दशमूल, DM से क्या आ जाएगा? दशमूल, यू से आ जाएगा ऊँटनी का दूध। याद इसमें क्या रखना है कि कांकायनवटी गुल्म के लिए यूज़ होती है, ये बात याद रखनी है कि ये MCQ देखो, अगर आपका ये नहीं आता है कांकायनवटी, ये MCQ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कांकायनवटी किस में यूज़ होती है, तो ये गुल्म में यूज़ होती है। क्वेश्चन इससे आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो कांकायनवटी किस में यूज़ होती है? गुल्म में। बोलो मेरे साथ कि कांकायनवटी गुल्म में यूज़ होती है। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज। गुल्म के 5 भेद होते हैं और वो 5 भेद वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज गुल्म। याद हो गया? मैडम जी DMU,
मैडम जी, DMU मध्य, गोदुग्ध को घृत, DM से दशमूल, U से ऊँटनी का दूध, वातज पित्तज कफज सन्निपातज रक्तज। और याद करना है कि कांकायनवटी गुल्म में यूज होता है। कांकायनवटी के घटक द्रव्य भी मैंने लिखे हुए हैं, आप चाहे तो एक बार देख लीजिएगा, याद करने हैं तो आपको कर लीजिएगा। रस परपटी का घटक द्रव्य तो पारद गंधक है। रस परपटी में आप इसे याद कर सकते हो हिंगू दादा त्रिकाल। हिंगू दादा से आ जाएगा दशमूल, त्रिकाल से आ जाएगा त्रिकटु। ठीक है, पंचकोल पिप्पली खाते हैं। ठीक है, तो हिंगू दादा यानी हिंगू दशमूल त्रिकटु, हिंगू दादा त्रिकाल पंचकोल और पिपली चूर्ण खाते हैं। इस तरह से मैंने याद किया था। ज़्यादा इसकी एक ट्रिक नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसमें 12 तक ये हैं, तो मैंने इतना याद नहीं किया, बस बेसिक जैसे कि यहाँ पे बाकुची है वो कुष्ठ के लिए आ जाएगा, हरित की है वो सब में पथ्य है तो सभी प्रकार के रोगों के लिए आ जाएगा। इन्हें याद कर लिया था कैसे, धतूरा और DT, उन्माद और अपस्मार का पेयर याद कर लिया था, धतूरा और त्रिकटु, DT उन्माद और अपस्मार याद हो गया। ठीक, और बस आप ऐसे ही याद करेंगे। देखो हिंगू दादा से याद करो, ग्रहणी से याद करेंगे पित्तज, हिंगू। देखो ये जो मैंने ये सर्कल बनाया है गु और ग्रह याद हो जाएगा ना, हिंगू दादा तो गु से ग्रहणी याद आ जाएगा, ग्रहणी पित्तज है। ठीक है, पित्त की वजह से है ऐसा मान लीजिए। दशमूल तो फिर वात की वजह से, क्योंकि हमने सीक्वेंस पढ़ते हैं वातज पित्तज कफज। ठीक है, तो वात आएगा क्योंकि पित्त तो ऊपर आ गया, फिर वात आएगा, फिर कफज ज्वर आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर सन्निपातज पढ़ते हैं तो सभी प्रकार के ज्वर आ जाएंगे। प्लीचूर्ण राज्य अक्षमा में यूज़ होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था धतूरा और त्रिकटु उन्माद और अपस्मार में यूज़ होता है, बाकुची कुष्ठ में। अब आप ये भृंगराज चूर्ण लिखना है नहीं लिखना, ना भी लिखो दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना काफ़ी है, बाकुची और भल्ला तक लिख देना, BB। ठीक है, हरित की चूर्ण सब में यूज़ होता है, सभी प्रकार के रोग में। एक बात आप याद रखेंगे, देखो ये क्या है, परपटी है। परपटी की मैं आपको एक बात बताती हूँ कि क्या है, इसका अनुपान तक्र और दूध होता है। ठीक है, वो तो एक नॉर्मल अनुपान है। आरोही अवरोही क्रम में इसे देते हैं, यानी कि धीरे धीरे इसकी मात्रा 1 से 2, फिर पहले दिन 1 देंगे, अगले दिन 2 3 रत्ती, उस चौथे दिन 4 रत्ती, 5वें दिन 5 रत्ती, फिर छठे दिन 6 रत्ती, 7वें दिन 7 रत्ती की मात्रा, 8वें दिन 8 रत्ती की, 9वें दिन 9 रत्ती की, 10 दिन 10 रत्ती। उसके बाद आरोही मतलब असेंडिंग में बढ़ता गया 10 दिन तक, फिर 11वें दिन मात्रा 9, 12वें दिन मात्रा 8, फिर कम करते चले जाएंगे। ठीक है, तो आरोही मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग, अवरोही मतलब डिसेंडिंग, आरोही मतलब असेंडिंग। 10 तक बढ़ेगी फिर कम हो जाएगी, या फिर डिपेंड करता है कि वो आप कितनी मात्रा बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो इसकी मात्रा 1 से 2 रत्ती होती है। उम्मीद है आपको ये सारा अनुपान समझ आ गया होगा, सारी ट्रिक आपको समझ आ गई होंगी। नहीं आई है तो आप एक बार इसे फिर से देख सकते हो। और लास्ट ईयर का क्वेश्चन जो आया था रस सिंदूर अकॉर्डिंग टू डिसीज़। अब देखो रस सिंदूर क्या है और डिसीज़ के अकॉर्डिंग उसका रस सिंदूर, तो पटक चटक ससक जटस वाला इसमें हमें ये लिखना था, रस सिंदूर और इसके व्याधि एरिया और इसके अनुसार अनुपान। तो जब भी अनुपान का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप क्वेश्चन चाहे जो आए ये तो ज़रूर लिखेंगे, चाहे वो रस सिंदूर का आए, कैशोर गुग्गुल का आए। ठीक है, सबसे पहले आप अनुपान की डेफिनेशन ये वाला श्लोक ज़रूर लिखेंगे, अनुपश्चात पीयते इति अनुपानम। उसके बाद इसे लिख देंगे जो औषध के या भोजन के बाद ग्रहण किया जाता है उसे अनुपान कहते हैं। और उसके बाद आप अपना आंसर लिखेंगे टेबल की फॉर्म में, इसी तरह से जैसे ये लिखा गया है। आप बीच में पार्टीशन बना सकते हो और फिर ये कर सकते हो। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, अगर आपको घटक द्रव्य याद है तो लिख दीजिएगा, नहीं याद है कोई बात नहीं है, मात्रा तो सबकी याद होती है तो मात्रा लिख दीजिएगा और फिर टेबल बना के आ जाइएगा।
आपको इसके नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल सकते हैं, वहाँ जाकर आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और ये वीडियो अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप नेक्स्ट वीडियो मिस ना कर पाएँ। थैंक यू।